लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 4 में हम देखते हैं जियोन घर आती है तो उसे जलने की स्मेल आती है जो कि ब्लो डॉट से सेफ तोड़ने की वजह से आ रहा था। फिर जियोन अपने रूम में जाके देखती है कि उसका लॉकर टूटा हुआ है और उसका सारा पैसा चोरी हो चुका है। फिर वो रूम से निकलती है तो उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है तो वो हेल्प के लिए किसी को कॉल करने लगती है, पर तभी वहाँ मिनकी का पार्टनर गिलसुन आ जाता है और जियोन का मुंह बंद करके उसे कॉल करने से रोकता है, पर जियोन उसके पैर पे मार के खुद को छुड़ा लेती है। तब तक वहाँ मिनकी भी आ जाता है। फिर मिनकी पैसे का बैग लेके जाने लगता है, पर जियोन बैग का हैंडल पकड़ के उसे पैसे ले जाने से रोकने लगती है। हैजा भी जियोन के घर की तरफ आ रही थी। गिलसुन बैग को गोल्फ स्टिक से हिट करता है तो पैसों के साथ जियोन गिर जाती है। गिलसुन जियोन से कहता है कि पुलिस को कॉल करना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, यानी उन लोग को पता रहता है कि ये टैक्स से बचाया हुआ पैसा है। फिर जियोन बेहोश हो जाती है। मिनकी और गिलसुन जियोन का हाथ पैर बांधने लगते हैं। तभी जियोन मिनकी को लात मारती है और मिनकी गिर जाता है। साथ ही मिनकी का लाइटर भी गिर के सोफे के नीचे चला जाता है। फिर मिनकी जियोन का फोन ले लेता है और वो दोनों 2 पैसों से भरा हुआ बैग गाड़ी में रख के चले जाते हैं। फिर जियोन वापस होश में आती है और एक ग्लास के वेस को धक्का देके गिराती है। फिर वो उसमें से एक ग्लास का पीस उठाती है और अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है, पर कांच लगने से उसके हाथ से खून आने लगता है। फिर भागते हुए गिलसुन जियोन का फोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। उनका प्लान था कि आज इंचियोन पोर्ट से वो दोनों चाइना के लिए निकल जाएंगे। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को नहीं पता था कि लॉकर में इतने सारे पैसे रखे होंगे। फिर जियोन अपने घर से निकल के चोर चोर चिल्लाने लगती है। उसकी मेड हैजा भी घर की तरफ आ रही थी। वो जियोन को इस हालत में देख के पूछती है कि क्या हुआ, पर जियोन सिर्फ चोर और मेरे पैसे कह रही थी। तो हैजा पुलिस को कॉल करती है, पर जियोन उसका फोन लेके कॉल कट कर देती है और उसे रिपोर्ट करने से मना करती है। तभी वहाँ सियोंगदोन और कांगजू भी आ जाते हैं और जियोन से पूछते हैं कि क्या हुआ, पर जियोन सिर्फ रोते रहती है। तभी हैजा को पुलिस वाले कॉल बैक करते हैं तो जियोन कॉल पिक करके कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ गलती से नंबर मिसडायल हो गया था। पर पुलिस वाले कहते हैं कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप डायरेक्ट नहीं बता सकती हैं, तो सिर्फ यस बोलिए। जियोन कहती है नहीं, मैं कोई ट्रबल में नहीं हूँ। फिर वो सभी जियोन को उठा के घर में ले जाते हैं। जियोन हैजा को वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में क्या हुआ है किसी को पता चले, पर रास्ते से गुजरने वाली 2 औरतें पुलिस को रिपोर्ट कर देती हैं। फिर बिखरे हुए घर को देख के सियोंगदोन जियोन से पूछता है कि क्या तुमने चोर का फेस देखी थी। जियोन कहती है नहीं, उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। कांगजू जियोन से पूछता है कि हम पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर सकते हैं, और सियोंगदोन पूछता है कि कितने पैसे चोरी हुए हैं। फिर वो सभी ड्रेसिंग रूम में टूटे हुए लॉकर को देखते हैं। सियोंगदोन जियोन से चिल्ला के पूछता है कि तुमने यहाँ क्या छुपाई थी। जियोन कहती है 10 बिलियन वॉन कैश। ये सुन के सियोंगदोन और कांगजू शॉक हो जाते हैं। जियोन कहती है मैंने तुम लोग से भी 15 साल तक इतने अच्छे से छुपाई थी, तो उन चोरों को कैसे पता चल गया। अगर पुलिस को पैसों के बारे में पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। सियोंगदोन कहता है कि मुझे और कांगजू को तो पैसों के बारे में पता भी नहीं था, तो तुम हम क्यों कह रही हो। फिर जियोन बताती है कि मेरे डैड ने ये पैसे छोड़ के गए थे। इनहेरिटेंस टैक्स में मुझे आधे पैसे देने पड़ते। मेरे डैड ने कहा था कि 15 साल तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो मैं पूरे पैसे रख सकती हूँ। सियोंगदोन कहता है कि तुम्हें टैक्स भर देना चाहिए था, तुम्हें लगा तुम स्मार्ट हो, पर चोर पूरे पैसे लेके चले गए। फिर कांगजू जियोन से कहता है कि अगर पुलिस 10 मिलियन वॉन ढूंढ भी लेती है तो टैक्स पेमेंट डिले करने की वजह से हमें एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि 10 बिलियन वॉन से भी ज्यादा होगा। तो आपको 10 बिलियन वॉन भी वापस नहीं मिलेगा और ऊपर से आपको अपने पॉकेट से पैसे भी भरने पड़ेंगे। आपने हमें किस सिचुएशन में डाल दी। डैड एक बिजनेसमैन है, अगर ये न्यूज़ बाहर निकली तो लोगों को लगेगा कि ये इलीगल पैसा है, इससे कंपनी को कितना नुकसान हो जाएगा। तभी सियोंगदोन को हैजा कॉल करके बताती है कि मुझे पुलिस वालों ने कॉल किया था और वो लोग आपके घर आ रहे हैं, क्योंकि नेबरहुड में से किसी और ने भी रिपोर्ट किया था। तो सियोंगदोन सबसे कहता है कि पुलिस के आने से पहले हमें सब साफ करना होगा। आज चोरों ने 10 बिलियन वॉन नहीं, सिर्फ वॉलेट में से कुछ कैश चोरी किया था। फिर सियोंगदोन कांगजू से कहता है कि हमें तुम्हारी मॉम और कंपनी को बचाना ही होगा। कुछ टाइम बाद उनके घर पुलिस आ जाती है, जो कि सूजी और उसका पेट्रोलिंग पार्टनर ह्योंगचोल रहते हैं। सियोंगदोन जियोन को पुलिस को बोलने की स्टोरी बताता है कि तुम घर में आई थी, चोर तुम्हें देख के डर गए, फिर उन्होंने तुम्हारा बैग चोरी किया और भाग गए। जियोन कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। तो कांगजू और सियोंगदोन उसकी तरफ देखते हैं।
और स्योंगडोन कहता है कि तुम झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट सीन में दारिम कांगजू का दिया हुआ एक केन यूज करने के लिए लेती है, पर उसे कांगजू की बात याद आती है जब उसने कहा था कि मुझे तुम पे तरस आता है, तो वो उसका दिया हुआ केन फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में बॉम दारिम के स्टोर पे आके बोंगी को बताती है कि दारिम ने मुझे कॉल करके कहीं चलने के लिए बुलाई है, तो बोंगी उसे चॉकलेट्स देके दारिम को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर बोंगी पूछती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा की फ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे मिस को कहकर क्यों बुलाती हो। बॉम कहती है कि आप प्रिटी हो और मेरी ग्रैंडमा से यंग लगती हो। तभी वहाँ उसकी ग्रैंडमा हैजा आकर उसकी बात सुनने लगती है। बॉम बोंगी से कहती है कि आप दोबारा शादी भी कर सकती हो, तो बोंगी कहती है कि क्या तुम्हारी ग्रैंडमा दोबारा शादी नहीं कर सकती है। बॉम कहती है बिल्कुल नहीं, भला उनको कौन झेल सकता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से दोबारा शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम पूरे नेबरहुड में मेरी बुराई करती रहती हो। फिर दारिम बोंगी को बताती है कि मैं न्यू केन खरीदने जा रही हूँ, तो बोंगी उसे केन खरीदने के लिए पैसे देती है और कहती है कि इस बार सिर्फ एक ही केन खरीदना। पर दारिम हमेशा इमरजेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा केन खरीदती थी। बोंगी कहती है कि तुम्हें दूसरे केन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दारिम समझ जाती है कि बोंगी को उसके आई शॉट के बारे में पता चल गया है। बोंगी कहती है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें आई शॉट कैसे भी दिलवाऊंगी, तो दारिम खुशी में रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस जियोन के घर को सील कर देते हैं और घर की अच्छे से जांच करके सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं। मुरिम और दूसरे डिटेक्टिव को पुलिस वाले पूरी स्टोरी बताते हैं। वो लोग पूछते हैं कि जियोन ने तुरंत रिपोर्ट क्यों नहीं की, तो सूजी बताती है कि जियोन डर गई थी क्योंकि चोरों ने उसका फेस देख लिए थे। हमें उसके हस्बैंड ने अंदर आने दिया था। चोरों के आने से पहले अलार्म नहीं बजा था क्योंकि सिक्योरिटी लॉक को डीएक्टिवेट किया गया था। चोर ब्लैक एसयूवी लेके गराज से अंदर आए थे। मुरिम कहता है उन चोरों का फैमिली से जरूर कुछ कनेक्शन होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय घर खाली रहेगा। फिर सूजी बताती है कि विक्टिम के पर्स से कैश चोरी हुआ है, पर जियोन को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है। फिर वो लोग घर को दोबारा अच्छे से सर्च करने लगते हैं। फॉरेंसिक्स वालों को मिनकी का गिराया हुआ लाइटर मिलता है जिसपे कैरियोके बार का नाम लिखा था। फिर मुरिम ड्रेसिंग रूम में सर्च करते हुए क्लोजेट में जाता है जहाँ उसे कुछ स्मेल आता है। फिर वो कपड़े पे खून का निशान देखता है। सूजी उसे खून का फोटो खींचते हुए देख के कहती है कि जियोन कुछ कपड़े लेने आई थी, तब शायद ये खून यहाँ लग गया होगा। चोर इस एरिया में नहीं आए थे। मुरिम मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब स्मेल आ रही है, तो सूजी नहीं कहती है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। मुरिम लाइटर को देख के कहता है कि ये चीप लाइटर इस फैमिली में से किसी का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सीन में माउंटेन पे हाइकिंग से ब्रेक लेके सब लंच करते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि शायद मैंने अपना फ़ोन घर पे भूल आई हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने अपना फ़ोन लाया हूँ, तो टेंशन मत लो। फिर ग्रैंडपा ग्रैंडमा को लंच खिलाते हैं, तो सब उन्हें देख के कहने लगते हैं कि ये दोनों कितने क्यूट हैं। नेक्स्ट सीन में दारिम बॉम के साथ केन खरीदने जा रही थी, पर तेवंग पहले ही स्टोर पे एक अच्छा केन खरीदने के लिए ढूंढ रहा था। तेवंग स्टोर वाले को दारिम के बारे में बताता है और सबसे स्ट्रॉन्ग केन मांगता है। स्टोर वाले उसे कस्टम केन बनवाने के लिए कहते हैं, तो तेवंग एक नॉर्मल केन अभी खरीदता है और एक कस्टम ऑर्डर प्लेस करता है जिसे बनने में कुछ दिन लग सकते हैं। फिर स्टोर के बाहर उसे दारिम और बॉम मिलते हैं। तेवंग दारिम को केन देता है, तो दारिम उसे पे करने लगती है, पर तेवंग पैसे लेने से मना कर देता है। फिर दारिम कहती है कि हम सब कुछ खाने चलते हैं और वो केन को रख देती है। तेवंग पूछता है क्या तुम्हें केन की ज़रूरत नहीं है, तो दारिम उन दोनों को पकड़ के कहती है कि तुम दोनों मेरे फेवरेट केन हो। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं। बॉम तेवंग से कहती है कि मैंने एक बार दारिम से पूछी थी कि आपकी आंखें वापस आने के बाद आप किसको सबसे पहले देखना चाहोगी। तभी दारिम बॉम का मुंह बंद कर देती है। तेवंग पूछता है तुम किसको देखना चाहोगी, तो दारिम कहती है किसी को नहीं, पर बॉम दारिम का हाथ हटा के कहती है कि ये आपको देखना चाहती है। तो तेवंग हंसते हुए पूछता है क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसा दिखता हूँ। फिर दारिम बॉम को पिंच करती है, तो बॉम कहती है कि आप मुझे पिंच क्यों कर रही हो। फिर बॉम वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद तेवंग दारिम से कहता है कि मेरा फेस बहुत अगली है। दारिम कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा हार्ट बहुत अच्छा है। दारिम ने कभी तेवंग का फेस नहीं देखी थी क्योंकि उसकी आईसाइट जाने के बाद वो तेवंग से मिली थी। तो दारिम कहती है कि मैं सच में देखना चाहती हूँ कि तुम कितने अगली दिखते हो। नेक्स्ट सीन में बोंगी ड्रैग लिविंग स्टोर पे काम कर रही थी। वो सोचती है कि हम किसी 200 मिलियन वॉन डिपॉजिट वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो इस घर के 400 मिलियन वॉन डिपॉजिट में से 200 मिलियन वॉन बच जाएगा। फिर भी दारिम के आई शॉट के लिए 600 मिलियन वॉन और चाहिए। फिर बोंगी लव कैपिटल प्राइवेट लोन एजेंसी के विजिटिंग कार्ड को देखने लगती है।
तभी वहाँ मूरिम की होने वाली मदर इन लॉ चीफ मियोक आती हैं, जो कि यूनिफॉर्म्स ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए लाई थी। बोंगी कहती है कि आपको मूरिम को बोल देना चाहिए था, वो ले आता। तो मियोक कहती है कि आप मूरिम को जानती हैं ना, वो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को सेपरेट रखता है, इसीलिए ये मुझे खुद लाना पड़ा। तो बोंगी उसे पानी पीने के लिए देती है। फिर मियोक कहती है कि आपका फेस रेड हो गया है, आज के टाइम स्मॉल बिजनेस चलाना काफ़ी टफ हो गया है ना, आप अकेले बिजनेस, पेरेंट्स इन लॉ और बच्चों को संभालती हैं, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। तो बोंगी कहती है कि आपने इतनी मेहनत करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करी हो, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर मियोक कुछ सोचने लगती है, तो बोंगी उनसे कहती है कि क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। मियोक कहती है मूरिम सूजी के लिए न्यू घर खरीदना चाहता है, पर एक पुलिस ऑफिसर के पास घर के लिए 200 मिलियन वॉन कहाँ से आएगा। अगर मूरिम लोन लेगा तो लोन भरने के बर्डन से उन दोनों की लाइफ डिप्रेस हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि उनकी मैरिज पैसों की वजह से खराब हो, इसीलिए मैंने मूरिम को हेल्प करने के लिए पैसे ऑफर करी थी, पर उसने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर मियोक मूरिम को देने के लिए बोंगी को चेक देती है, पर बोंगी भी पैसे लेने से मना कर देती है, ये कहकर कि मूरिम ने पैसे नहीं लिया तो मैं कैसे ले सकती हूँ। पर मियोक उसे पैसे लेने के लिए इंसिस्ट करती है और कहती है ये मैं मेरी डॉटर के लिए कर रही हूँ, ताकि वो इजीली अपनी लाइफ जी सके। तो बोंगी वो पैसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मियोक कहती है कि मैं चाहती थी कि शादी के बाद मूरिम हमारे साथ रहने आ जाता, पर शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बोंगी कहती है कि मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोची, ये सब मेरे लिए न्यू है। फिर मियोक बोंगी के रेड फेस के लिए कहती है कि मैं भी मेनोपॉज से गुजर रही हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने से ये ठीक हो जाएगा। फिर मियोक वहाँ से चले जाती है। उसके बाद बोंगी देखती है कि मियोक ने घर के लिए 100 मिलियन वॉन दी है, तो वो मूरिम को कॉल करके कहती है कि काम से आने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर मूरिम को डिटेक्टिव बताते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है, लाइटर पे स्योंगडॉन के ड्राइवर मिनकी का फिंगरप्रिंट मिला है, तो हमें लाइटर पे लिखे कैरियोके बार के एड्रेस पे जाना चाहिए। फिर मूरिम कहता है क्या सच में सिर्फ 1 मिलियन वॉन कैश चोरी हुआ होगा, मुझे क्लोजेट में से आयरन का स्मेल आ रहा था। नेक्स्ट सीन में बोंगी 100 मिलियन वॉन का चेक देख के खुश रहती है, क्योंकि वो ये पैसे दारिम की सर्जरी के लिए यूज करने के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ स्टोर पे हैजा आती है, तो बोंगी उसे दारिम के आने तक स्टोर संभालने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर बोंगी जीसियन कंपनी में चारिम से मिलने जाती है और उसे अपने घर में वापस रहने आने के लिए बुलाती है। चारिम रीजन पूछती है, तो बोंगी कहती है कि मुझे तुम्हारे घर के डिपॉजिट का पैसा चाहिए, क्योंकि दारिम की आईसाइट सर्जरी से वापस आ सकती है। चारिम पूछती है क्या आप श्योर हो कि दारिम की आईसाइट ठीक हो जाएगी। बोंगी कहती है हाँ, और सर्जरी के लिए 800 मिलियन वॉन लगेगा। इतने पैसे सुन के चारिम शॉक हो जाती है। चारिम कहती है आपने अकेले 30 मिलियन वॉन नहीं दी थी, मूरिम, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सब ने मिल के पैसे जोड़े थे। पर बोंगी फिर भी चारिम को घर वापस आने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाती है। फिर बोंगी अपनी सिस्टर इन लॉ मियोन के हस्बैंड चोई सांगो के ऑफिस जाती है, जिसका अपना अकाउंटिंग फर्म था और ये इनकी फैमिली में सबसे अमीर रहता है। बोंगी मियोन को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो रहा है ना। तो मियोन कहती है नहीं, हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है, हमारे बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी, पर अब सब ठीक हो गया है। शिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि हम डिवोर्स ले रहे हैं। ये सुन के बोंगी रिलीफ हो जाती है, पर उसी समय मियोन डिवोर्स के पेपर पढ़ रही थी, यानी उसने बोंगी से झूठ बोली थी। फिर मियोन डिवोर्स के पेपर फाड़ देती है। नेक्स्ट सीन में बोंगी सांगो से उसके ऑफिस में मिलने जाती है। बोंगी सांगो से कहती है कि मुझे पता नहीं कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। सांगो पूछता है क्या कहना है आपको, पर तभी सांगो की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है, जो कि उसी कंपनी में काम करती थी, और वो गलती से सांगो को हनी बोल देती है, यानी सांगो अपनी वाइफ पे चीट कर रहा था। सांगो उसे बाद में आने के लिए कहता है। फिर ये सब देख कर भी बोंगी सांगो से लोन मांगती है और कहती है कि मैंने मियोन और तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं की, तो मैं ऐसे पैसे नहीं मांग सकती हूँ, पर मुझे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है। फिर वो इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने का प्रॉमिस भी करती है। सांगो पूछता है कि क्या मियोन को इसके बारे में पता है। बोंगी कहती है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए तो उसे नहीं पता है। सांगो पूछता है कितने पैसे चाहिए। बोंगी कहती है कि मुझे दारिम के आई सर्जरी के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए, तो क्या तुम मुझे 100 मिलियन वॉन दे सकते हो। सांगो कहता है कि मैं अभी 30 मिलियन वॉन ही दे सकता हूँ। तो बोंगी खुश हो जाती है और कहती है इतना भी चलेगा।
तो तुरंत सांगो उसे ऑनलाइन 30 मिलियन वॉन ट्रांसफर कर देता है। फिर बोंगी थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में माउंटेन पे सब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो दोनों ग्रीन्स ढूंढते हुए खो गए थे। ग्रैंडपा का कॉल भी नहीं लग रहा था, तो वो लोग बोंगी को कॉल करके पूछते हैं कि क्या ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अकेले घर चले गए हैं। बोंगी दारिम से पूछती है कि क्या ग्रैंडपा और ग्रैंडमा घर आए हैं, तो दारिम और तेवुंग नहीं कहते हैं। सब लोग को टेंशन हो जाता है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहाँ चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में मिनकी पब्लिक टेलीफोन से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, पर कैरियो के बारे में मुरिम और पुलिस वाले पहले से थे। मिनकी अपनी गर्लफ्रेंड को जाने से पहले एक बार मिलने के लिए बुलाता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मुरिम टैक्सी ड्राइवर बन के जाता है और बाकी पुलिस वाले भी नियर बाय में ही रहते हैं। मिनकी के बताए लोकेशन पे मुरिम टैक्सी लेके जाता है। फिर मिनकी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड डरी हुई होती है। तभी वहाँ सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, तो मिनकी डर के उनसे भागने लगता है, पर मुरिम उसे पकड़ के अरेस्ट कर लेता है। तभी दूर से मिनकी का पार्टनर गिलसुन उसे अरेस्ट होते हुए देख के भाग जाता है। फिर गिलसुन दोनों पैसों से भरा बैग लेके अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। गिलसुन को शिप वाले कॉल करके बताते हैं कि तुम दोनों के लिए इंचॉन पोर्ट पे पुलिस आई थी, तो फिलहाल के लिए शिप से भागने का प्लान हम कैंसिल कर रहे हैं। गिलसुन कहता है कि मिनकी के कुछ बताने से पहले मुझे कंट्री कैसे भी छोड़ना होगा, पर वो लोग गिलसुन को कुछ टाइम छुपे रहने के लिए कहते हैं। गिलसुन गुस्सा हो जाता है और कहता है मिनकी ने एक लड़की के लिए पूरा प्लान खराब कर दिया। नेक्स्ट सीन में लव कैपिटल लोन एजेंसी में काम करने वाले सियंगहुन, चियोलसुन और सांगसुन कार्ड्स खेल रहे थे। सियंगहुन इनका बॉस रहता है और गिलसुन भी यही काम करता था। इनके ऑफिस में एक कॉल आता है, पर चियोलसुन और सांगसुन कॉल इग्नोर करते हैं, तो इनका बॉस सियंगहुन खुद कॉल पिक करता है। ये कॉल गिलसुन ने अपने ऑफिस में किया था, पर वो बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है और सोचता है ये मैं पैसे अपने ऑफिस में भी नहीं छुपा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ड्राई क्लीनिंग स्टोर पे ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढने के लिए सब लोग टेंशन में रहते हैं। सूजी मुरिम को कॉल पे डायरेक्ट माउंटेन पे जाने के लिए कहती है। मियोन भी सबको कहती है कि सर्च टीम के साथ हम सबको भी चलना चाहिए, तो सब लोग माउंटेन पे जाने लगते हैं। दारिम भी कहती है कि मैं भी चलूंगी, पर चारिम उसे मना कर देती है और कहती है तुम सिर्फ प्रॉब्लम को बढ़ाओगी। अगर ग्रैंड पेरेंट्स वापस आ जाएंगे तो तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। तो तेवुंग चारिम से कहता है कि तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए। फिर वो दारिम से कहता है कि चारिम सही कह रही है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स घर आ जाएंगे तो हमें कॉल करके बताना। फिर सबके फ़ोन में मिसिंग पर्सन का अलर्ट आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अकेले माउंटेन पे डरते हुए चल रहे थे क्योंकि वो ग्रीन्स ढूंढते हुए वापस जाने का रास्ता भूल गए थे। फिर वो दोनों चलते हुए थक जाते हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। असल में ग्रैंडपा के फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ग्रैंडपा ग्रैंडमा को ब्लेम करते हैं कि तुम्हें ही ग्रीन्स इकट्ठा करने के लिए और दूर जाना था। ग्रैंडमा अपना रीज़न देती हैं कि ये ग्रीन्स ड्राई करने के बाद बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए मुझे ज़्यादा ग्रीन्स कलेक्ट करना था। फिर ग्रैंडपा कम्युनिटी के लोगों को आवाज़ लगाने लगते हैं ताकि कोई उनकी आवाज़ सुन ले। ग्रैंडमा कहती हैं कि बोंगी और बच्चे हमें ढूंढ रहे होंगे, हमने फिर से बोंगी को परेशान कर दिया। फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अपने घर वालों को आवाज़ लगाने लगते हैं, पर कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। ग्रैंडमा पूछती हैं कि क्या हम यहाँ अकेले मर जाएंगे, तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम अभी ये नॉनसेंस बातें क्यों कर रही हो। फिर ग्रैंडमा रोने लगती हैं, तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें यहाँ रोने से अच्छा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ग्रैंडमा कहती हैं कि हम फाइनली अपने बेटे से मिल पाएंगे और हमारी डॉटर इन लॉ की लाइफ भी हमारे जाने के बाद अच्छी हो जाएगी। तभी उन दोनों को दूर से किसी के फ़ोन का फ्लैशलाइट दिखता है, तो वो दोनों उस लाइट की तरफ जाते हैं, पर वहाँ गिलसुन ज़मीन पे गड्ढा खोद रहा था। ग्रैंडमा उसे आवाज़ देने जाती हैं, पर ग्रैंडपा उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों पेड़ के पीछे छुप के गिलसुन को 2 बड़े बैग के साथ देखते हैं। उन दोनों को लगता है गिलसुन किसी की डेड बॉडी ज़मीन में छुपा रहा है। तभी ग्रैंडमा गलती से कुछ लकड़ियों पर पैर रख देती हैं, जिसकी आवाज़ सुन के गिलसुन आसपास देखने लगता है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा डरते हुए बिना आवाज़ किए पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। फिर गिलसुन को लगता है हवा की वजह से झाड़ हिलने का आवाज़ आया होगा, तो वो वापस पैसे ज़मीन में छुपाने लगता है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसके गले में गोल्ड चेन और टैटू नोटिस करते हैं। गिलसुन उस जगह का लोकेशन अपने फ़ोन में टैग करके सेव कर लेता है और आसपास के पेड़ों का फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है ताकि ये जगह उसे याद रहे। फिर गिलसुन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा पैसों के पास जाते हैं, ये सोच के कि अगर उस बैग में डेड बॉडी होगी
तो इंसानियत के नाते हमें उसे एक अच्छा फ्यूनरल देना चाहिए। फिर ग्रैंडपा गड्ढा वापस खोदने लगते हैं और ग्रैंडमा डरते हुए दूसरी तरफ देखते रहती हैं। फिर वो दोनों बैग में इतने सारे पैसे देख के शॉक हो जाते हैं। उन दोनों को लगने लगता है कि उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट सीन में गिल्सुन माउंटेन के बाहर अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम वाले आते हैं। माउंटेन पे ग्रैंडपा कहते हैं कि ये डेंजरस पैसा है। जो आदमी यहाँ इसे छोड़ के गया था वो गुंडा जैसा लग रहा था। हमें किसी और का सामान नहीं लेना चाहिए। तो वो दोनों पैसे वापस रख के वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे जाके दोबारा फ्लैशलाइट देख के वो दोनों डर जाते हैं, पर इस बार सामने बोंगी रहती है। तो वो सब लोग एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अपने घर वापस आ जाते हैं और सब उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलकर रूम से चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों आज इतना चल के थक गए थे। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडमा से कहते हैं कि वो हमारा पैसा नहीं है, उसके बारे में भूल जाओ। फिर हम देखते हैं उन दोनों ने माउंटेन पे पैसों के पास अपना गार्डनिंग टूल वहीं छोड़ दिया था। यहाँ एपिसोड 4 खत्म होता है।